हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की ये क्लास आप सबकी थोड़ी सी स्पीड में चलेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि सर आप क्लास को बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो चलिए, आज से ये क्लास आपकी स्पीड में चलेगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं उसे आप लोग कहीं पर लिखिए। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, उसे लिखिए भी। और क्योंकि यहाँ पर वॉइस क्लास चलती है तो यहाँ पर मैं लिख के समझाने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, क्योंकि जब आपको मैं विथ फेस के साथ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कॉपी पेन आपको साथ में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं उसे आप लोग कहीं पर लिखिए। ठीक है, और आप सभी को एक चीज और ध्यान देना है कि एंड तक देखना है क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जी हाँ, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था। तो यहाँ पर देखिए, पशुपालन। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आर्य लोग जो थे वो कृषि की अपेक्षा जो है पशुपालन को अधिक अधिक महत्व देते थे। ये कृषि को उतना महत्व नहीं देते थे, ये पशुपालन को अधिक महत्व देते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है, जो कि अब यहाँ पर रेड हो चुका है, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद की यदि बात करें तो यहाँ पर 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। कितनी बार? ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसे ध्यान में रखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और यहाँ पर 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र, जिसे हम लोग अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा मस्ट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे। तो मराठी योद्धा शिवाजी के पिता की बात करें तो यहाँ पर शाहजी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी जो थे वो शाहजी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी की बात करें तो इसके विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, कैनिंग जो था ये भारत का गवर्नर जनरल था ही, उसके साथ वायसराय भी था। मतलब ये गवर्नर जनरल होने के साथ वायसराय भी था। तो ये दोनों कैटेगरी में वो आता है, वायसराय की कैटेगरी में भी आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इसके साथ, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। बताइए कब हुआ, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों वांडीवास, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। वांडीवास के युद्ध के साथ जो है भारत में अंग्रेजों ने जो है क्या किया, फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत कर दिया, क्योंकि इसमें जो है फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथा, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। जितने भी लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए दोस्तों, काजल रमन, काफी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बताया, बिल्कुल राइट है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली से रिलेटेड प्रश्न 1911 ईस्वी की यदि बात करें दोस्तों, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तब उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो कि सन 1910 से 1916 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। 1910 से, देखिए यहाँ पर मैं लिखने में असमर्थ हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वॉइस आपकी क्लास चल रही है, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करने का जो ऑप्शन है हमारे लैपटॉप में थोड़ा सा उसमें खराबी आ गया है, इसीलिए जब डिजिटल बोर्ड पे क्लास चलेगी आप सबके विद फेस के साथ, तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा, लिख के समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कॉपी पेन साथ में रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर आपसे बात हो रही है दोस्तों, एओ ह्योम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा, उसने जो है कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। बाकी के कथन आप लोग ध्यान से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह आर्थोलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर चौथे की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, और इस प्रकार यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला भी ऑप्शन सही है बिल्कुल, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी कथन इसके लिए सही है। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना था, तो चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता दी, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी द्वारा जो है सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम था वो था यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा यहाँ पर यंग इंडिया जो है समाचार पत्र का प्रतिपादन हुआ करता था, और ये शुरुआत हुई थी सन 1919 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें यदि बात करें दोस्तों सन 1919 से 1932 ईस्वी तक ये निकलता रहा, ये पेपर निकलता रहा, और इसके बाद 1933 ईस्वी में जो है हरिजन जो कि अंग्रेजी और गुजराती भाषा में जो है, और साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी प्रतिपादित होने वाली एक समाचार पत्रिका बनी। उसका नाम क्या है दोस्तों? 1933 के बाद से जो शुरू हुई उसे हम लोग हरिजन, जो कि अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी इन 3 भाषाओं में लिखी जाती थी, तो वो जो है 1933 से स्टार्ट हुई, और 1919 से 1933 ईस्वी तक, 32 ईस्वी तक क्या थी? गांधी जी द्वारा यंग इंडिया चलाई जाती थी ये अखबार। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने पर राजगुरु को 23 मार्च सन 1931 ईस्वी में जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ये सजा जो है जहां पर सुनाई गई थी, अब वो स्थान भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान के लाहौर में है। उस समय अखंड भारत मतलब पूरा भारत एक में था, तब पाकिस्तान भी अपने इंडिया में आता था 1947 के पहले, तो उस समय जो है राजगुरु को लाहौर में ये फांसी दी गई थी। ठीक है, और भगत सिंह और सुखदेव के फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, भगत सिंह भी उसमें शामिल थे, आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? बताने का प्रयास कीजिए कि धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर दूसरा वाला तापमान को घटाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अक्षांश जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं।
जी हाँ, क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाए जाते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या छोटा नागपुर। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, गारो और खासी मेघालय की जनजातियां जो है ये आपका पाई जाती हैं मेघालय में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने दूसरा वाला बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रायसीना हिल कहाँ है? नई दिल्ली, श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, यह वह जगह जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए, या ऑप्शन नंबर चौथा कन्याकुमारी में शैल रूप जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित थी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला वाला ऑप्शन नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला जिसे हम लोग कहते हैं रिफाइनरी इंग्लिश में, ये कहाँ पर है? तो ये आपका बहामास, बसरा, डिगबोई या टेक्सास कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, काफी लोगों ने बहामास और बसरा बताया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने टेक्सास बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न, बस मात्र 5 प्रश्न आपके यहाँ पर और बचे हैं, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूसरा वाला समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ ना कुछ उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सभी लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की थी। तो ये योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो सुकन्या योजना के बारे में यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 22 जनवरी सन 2015 को जो है ये शुरू की गई थी। और इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से है। तो यहाँ पर क्या होता है, बालिकाओं के लिए एक छोटी सी जमा योजना होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है? दीर्घकालीन आधार पर धन की बचत करना, मतलब उनके शिक्षा के लिए जो है पैसे को बचाना। ठीक है, तो ये लड़कियों की सहायता और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ये जो शुरुआत की गई थी सन 2015 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें माता पिता की सहायता जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग जब एक्टिव रहेंगे, ठीक है, तभी ये चीज संभव है। इन सब योजनाओं को उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 2015 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, चावल, गेहूं, तिलहन और गन्ना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर वाणिज्य बैंकों की यदि बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास, जिसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो संवैधानिक न्यूनतम से अधिकतम नकदी रिजर्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने नकदी रिजर्व बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।